प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जिंदाल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिसे जानने के बाद आप बहुत अच्छे से हिंदी लिख पाएंगे और उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। उसके अंदर आप देख लीजिए, मैं आपको अनुस्वार आप कहाँ कहाँ किस किस तरह से इस्तेमाल करें, अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं उनके स्थान पर हम कहाँ पर अनुस्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऊष्म व्यंजन के बारे में जानते होंगे। ऊष्म व्यंजन से संबंधित जो कुछ नियम है वो मैं आपको बताऊंगी। इन सभी नियमों को जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, एंड तक की वीडियो देखिए, तो आपको बहुत अच्छे तरह से सारे नियम पता चल जाएंगे। आज मैं आपको कुल नियम बताऊंगी। सबसे पहला नियम है अनुस्वार से संबंधित। अनुस्वार से संबंधित मैं आज आपको कुल 4 नियम बताऊंगी जो इस तरह से है। आप जानते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं? पंचमाक्षर के स्थान पर, यानी कि जहां न की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, यहाँ ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी ही जगह इस्तेमाल करना चाहिए अनुस्वार जहां न या म की ध्वनि स्पष्ट हमें सुनाई देती है, वहां पर हम अनुस्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जैसे मैंने लिखा है अंक, संयम, संबंध। इन तीनों शब्दों में जो ये बिंदी लग रही है, जो ये चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है। और एक होता है अनुनासिक। आपने शब्द यदि सुना होगा, अनुनासिक क्या होता है? जो जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हैं ना, जो इस तरह से इस्तेमाल होता है। माँ, चांद, इस तरह से इन दोनों शब्दों के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसे साधारणतः हम बचपन से यही बोलते हुए आए हैं, लेकिन जो विशुद्ध हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि इसे चंद्र बिंदु ना कहकर हम कहते हैं अनुनासिक। हमेशा आप ध्यान रखिए, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर रखना बहुत जरूरी है। और अनुस्वार और अनुनासिक के अलावा आप साधारण जो शब्द लिखा हुआ है वो भी आपको बहुत अलग अलग लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अनुस्वार लगा दिया या अनुनासिक लगा दिया तो शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। यदि आप किसी साधारण शब्द में, यानी कि जहाँ अनुस्वार नहीं लगना है, अनुनासिक नहीं लगना है, अगर आपने वहां पर अनुनासिक लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया, तो उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने लिखा अस और एक लिखा अंश, गोद, गोंद, मैंने लिखा भाग, भांग। सारे शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ रहे हैं ना? भाग, भागना, रनिंग वाला। इसी शब्द में यदि मैंने अनुनासिक लगा दिया तो उस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भांग। हम भांग का अर्थ तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, हम सभी शिवरात्रि पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा है अस। अस का अर्थ, अस शब्द का अर्थ होता है ऐसा। अंश अगर लगा दिया तो उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि अगर इस पर अनुस्वार लगा दिया तो इस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से गोद। गोद किसे कहते हैं? लैप, यानी कि गोद को, जैसे माँ की गोद, हिमालय की गोद। लेकिन अगर इसके साथ मैंने, इसके ऊपर अगर मैंने अनुस्वार लगा दिया तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा गोंद। गोंद यानी गम, ग्लू। ठीक है। तो सबसे पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर रखना है। अनुस्वार हम वही इस्तेमाल करेंगे जहां हमें न या म की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। दूसरी बात हम देखते हैं, य, र और ल। यरल से हम याद कर सकते हैं, साधारण सा है, कोई विशेष ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। य, र, ल, बस व नहीं आएगा। ठीक है। य, र, ल और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन हम जानते हैं कौन से हैं? स, श, श और ह। यदि किसी व्यंजन के पूर्व यदि अनुस्वार य, र, ल, स, श, स, ह इनके पूर्व आ रहा है तो
वहां न की ध्वनि आएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूं, संरक्षक, संलाप, इस तरह से, यानी कि य, र, ल, स, श, श, ह, अगर इन में से कोई सा भी व्यंजन होता है उसके पूर्व यदि अनुस्वार आ रहा है तो वहां अनुस्वार की जो ध्वनि होगी, जो उच्चारण होगा वो न होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा नियम, यदि प और व है, यदि अनुस्वार किसके पूर्व आ रहा है, प और व के पूर्व, तो वहां उसकी जो उच्चारण होगा, वहां जो ध्वनि होगी वो क्या होगी, वो होगी म। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, संपादक, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, यहाँ पे भी प आया है, यहाँ पे भी प आया है। इसके पहले यदि अनुस्वार है तो उसका उच्चारण क्या होगा, म होगा। तीन चीजें हो गई हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताऊं, यदि हकार आता है, ठीक है, किस तरह से, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। यदि हकार के पूर्व अनुस्वार आ रहा है तो वहां हम क वर्ग का जो पंचमाक्षर है ना, जो हम लिखते हैं ना, क ख ग घ, ठीक है, जो थोड़ा नाक से बोला जाता है। हम सब ये चीज तो जानते ही हैं कि जो अनुनासिक होता है, जो अनुस्वार होता है, वो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है ना, स्वर के पश्चात जो ध्वनि जो नासिका से बोली जाती है, नासिका से उच्चारित की जाती है, उसे ही अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, ऐसा जो वर्ण होता है, जितने भी पंचमाक्षर हैं वो सारे ही अनुस्वार अनुनासिक हैं। तो क वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो कहाँ पर उच्चारित होगा, अगर हकार होता है तो किस तरह से, जैसे सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द आपको ये नजर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे से ये पूछते हैं, मैडम इसके ऊपर हमने ह लगा, ये बिंदी जो लगाई है या अनुस्वार लगाया है, इसे हम न या म क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ ह आया है। यदि ह के पहले, हकार के पहले आता है तो उसे हम जो क वर्ग का पंचमाक्षर है उसके रूप में उच्चारित करेंगे। सिंह, एक और है संहार, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अनुस्वार हमें तीन जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप व्यंजन संधि आपने पढ़ी है, व्यंजन संधि के नियमों को आपने पढ़ा है, तो उसमें एक नियम है कि यदि र, श और री, र, श और री, इनके साथ में जुड़ने वाला या तो कोई स्वर हो, या क वर्ग का कोई अक्षर हो, या ना प वर्ग का कोई अक्षर हो, है ना, या अनुस्वार हो, तो वह अंत में क्या, और उसके अंत में यानी कि कोई भी स्वर जुड़ रहा हो, अनुस्वार जुड़ रहा हो, क वर्ग या प वर्ग हो और अंत में न हो, तो वह ण में परिवर्तित हो जाता है। जो न है वो ण में परिवर्तित हो जाता है। शरण, भरण, ऋण, जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये अन है। ठीक है ना, ये देखो, शर योग अन, भर योग अन, लेकिन ये अन यहाँ पर क्या हो गया, ण हो गया है। ठीक है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। र और री, र, री और श के बाद यदि न आता है तो वह हमेशा ण में परिवर्तित हो जाएगा, जिस तरह से ये आपको शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, एक बात मैंने आपको बता दी कि हमें
अनुस्वार का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि यदि आप अनुस्वार किसी साधारण शब्द यानी कि जहाँ अनुस्वार नहीं आना चाहिए और अगर आप वहाँ अनुस्वार लगा देते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से अनुनासिक का भी अर्थ परिवर्तित हो जाएगा यदि आप जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ आप लगा देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, हंस, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, हंस, ठीक है। ये पक्षी की बात हो रही है और ये लाफ की बात हो रही है। इसी तरह से आप लेते हैं अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे है आधी, आंधी। समझ में आ गई बात। बस अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे, कई बार लोग ये लिखकर भी काम चलाते हैं, या मेरे पास बहुत सारी कॉपीज ऐसी आती है जिसमें सिर्फ ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आप बताइए कि क्या मुझे इसको सही करना चाहिए? नहीं, विशुद्ध हिंदी पढ़ने वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। ये मेरी नज़रों में अक्षम्य अपराध होगा। अगर आप इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी, आप मेरे हिसाब से फिर आपने हिंदी पढ़ी ही नहीं है, आप हिंदी का सम्मान नहीं करते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक जो हमें इतने छोटे से लगते हैं, लेकिन हिंदी हमारी इतनी अच्छी भाषा है कि यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप व्याकरण के सभी नियमों को देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग सही स्थान पर सही तरीके से करें, अन्यथा हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अब एक नियम मैं आपको और बताती हूँ। हम बहुवचन बनाते हैं, आपने बहुत जगह मार्केट में भी ये वर्ड देखा होगा, ये शब्द देखा होगा, और आपने कभी अंदाजा लगाया नहीं होगा कि ये शब्द सही है या गलत है, क्योंकि मार्केट में इतने बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो सही होगा। लेकिन वो वर्ड शब्द क्या लिखा हुआ होता है वो मैं आपको बताती हूँ, और तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो शब्द सही है या गलत है, ठीक है। ये है वो शब्द जो आपने अक्सर, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, है ना, जो औषधियों की दुकानें होती हैं, उन पर आपने ये शब्द पढ़ा होगा, ये देखा होगा, और हमने कभी ये गौर नहीं किया कि ये शब्द सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। ये शब्द गलत लिखा हुआ है, छोटी सी बात है लेकिन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक जो तथ्य है, जो नियम है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बहुवचन बनाते हैं, जब भी आप एक वचन का बहुवचन बनाते हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि यदि उस एक वचन शब्द के पीछे यानी कि शब्द के अंत में यदि दीर्घ स्वर आ रहा है, यानी कि अगर बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो वह बहुवचन बनाते वक्त छोटी मात्रा यानी कि ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाएगी। उदाहरण के रूप में, पहला उदाहरण, दवाई, यहाँ हो जाएगा दवाइयाँ। दूसरा, रानी, ये हो जाएगा रानियाँ। जैसे हम लिखते हैं लड़की, लड़कियाँ, लकड़ी भी लिख सकते हैं, वैसे सही शब्द होगा, ठीक है। दवाई, रानी, लड़की। आप देखिए तीनों शब्दों में अंत में दीर्घ स्वर है, यानी कि बड़ी मात्राएं हैं, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो तीनों में देखिए जो जो दीर्घ स्वर थे वो सब ह्रस्व में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बहुवचन बनाने का नियम है। जहां भी एक वचन शब्द के अंत में दीर्घ स्वर है, बड़ी मात्रा है, तो वह बहुवचन बनाते वक्त छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि उसका ह्रस्व रूप वहां पर प्रयोग में लिया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखते हैं, मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक तो बता दिया, लेकिन कहीं जहां आपको जो पंचम वर्ण है उनका इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना है, और हम पंचम वर्ण के इस्तेमाल की जगह या तो हम अनुस्वार लगा देते हैं या फिर हमको और कुछ नहीं आता है, हम सीधा
न या म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ हमें न और म का इस्तेमाल न करते हुए सही पंचमाक्षर का इस्तेमाल करना है, उन शब्दों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप बहुत सारे ऐसे शब्द लिखते हैं, मैंने कई बार देखा है बच्चे ऐसा लिखा हुआ लाते हैं, ये शब्द है संपादक, सही। लेकिन ये वो शब्द हैं जिनमें हमें अनुस्वार के स्थान पर, यानी कि जो बिंदी है उसके स्थान पर सही पंचमाक्षर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इनके सही होंगे, ये सही शब्द होगा, ना कि ये। मुंबई के स्थान पर ये सही लिखा हुआ है, उच्चारण ये सही होगा, लेकिन लिखते वक्त हमें मुंबई किस तरह से लिखना है? संपादक। मैं जानती हूँ आपका प्रश्न ये होगा कि मैम ये तो प्रचलित है, हम तो ऐसा ही लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो हमेशा से करते हुए आ रहे हैं वो सही होगा। अगर हम नियमों की बात करते हैं, हिंदी के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से अपने शब्द लिखने होंगे। इसके कुछ और भी उदाहरण है मेरे पास, जैसे शंख, पंखा और कुंडली, झंडा, इस तरह के। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुंडली इस तरह से लिखना होगा, झंडा, ये सही पंचमाक्षर का प्रयोग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं र की मात्रा की। अब आप देखेंगे कि र की मात्रा अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह से प्रयोग की जाती है। जैसे मैंने लिखा आप इन तीनों शब्दों को पढ़िए, कर्म, क्रम और ड्रॉपर। तीनों शब्दों में र की ध्वनि आ रही है, यानी कि र की मात्रा लग रही है। जो र सुनाई दे रहा है वो अपनी आधा, यानी कि स्वर रहित वो र सुनाई दे रहा है, लेकिन तीनों जगह र की मात्रा अलग अलग तरीके से लगी हुई है। यहाँ हमें देखना है ये वाली मात्रा, यानी कि जो मात्रा व्यंजन के ऊपर लगी हुई है, वो मात्रा क्यों लगी है? यहाँ ये नियम बनता है र की मात्रा का कि जहाँ व्यंजन के पूर्व र, यानी कि आधा र सुनाई दे, स्वर रहित र का व्यंजन यानी सुनाई दे, तो वह अपनी मात्रा सहित अगले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, यानी कि इस तरह से। जैसे हम बोलते हैं कर्तव्य, कर्म, शर्म, इस तरह से। दूसरा र, जब र की मात्रा हमें व्यंजन के पूर्व सुनाई दे, क्र, ठीक है, तो यहाँ ये कर्म, ठीक है, यहाँ क्र पहले, ठीक है, तो वह उस व्यंजन के पहले वाले व्यंजन, जिस व्यंजन के साथ वो सुनाई दे रही है, उस व्यंजन के नीचे इस तरह से लग जाती है। जैसे प्रयाग, प्रयास, क्रम, इस तरह से। यहाँ हमें ये देखना है कि र की मात्रा यह कहाँ लग रही है? किसी भी ट वर्ग में लग रही है, ट वर्ग के किसी वर्ण में लग रही है, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण। यदि ट वर्ग के किसी व्यंजन में या ट वर्ग के किसी वर्ण में ट, र की मात्रा लग रही है, तो वह र की मात्रा इस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, जैसे ट्रॉम, ड्रॉपर, इस तरह से। तो यहाँ आज की मेरी क्लास खत्म होती है। आप मुझे बताइएगा कि आपको आज के नियमों के बारे में जानकर कैसा लगा, आपकी हिंदी कितनी अच्छी हुई, आपको कौन कौन से नए नियम जानने को मिले। और इसी तरह के और नियम जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा उसका जवाब देने का। धन्यवाद।